अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा हो और बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को भी। हमारा तो ज़ाहिर सी बात है अच्छा ही गुजर रहा है और पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी। मतलब कि पिछले जो रोज़े अभी गुजरे हैं वो अगर हम नोट करें देखें तो ऐसे लगता है जैसे अभी कल तो रमज़ान की आमद आमद थी। और ये वाला जो क्लिप आपको नज़र आ रहा है ना, ये पिछले दिनों में जब अप्रैल के मंथ में शदीद किस्म की स्नोफॉल हो रही थी ना, तो तब मैंने ये बनाया था। तो अभी मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए ये ऐड कर देती हूँ, और ये स्पेशली पाकिस्तान से जो देखने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी गर्मी ही है और शायद उन्हें ये देख के अजीब लगे कि यहाँ पे अभी तक स्नोफॉल हो रही है। लेकिन खैर सुना है कि जब से रमज़ान का महीना आया बरकतों वाला, रहमतों वाला, तो पाकिस्तान में भी जो मौसम है वो अच्छा ही जा रहा है। इतनी वो शदीद किस्म की गर्मी जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो है यहाँ पे क्या चल रहा है कि मुझे करना था अपना मिक्रोवेले क्लीन। जब से हम आए थे इस घर में तो मैंने अभी तक इसको साफ़ नहीं किया था, और ये मुझे इतना ज़्यादा काम लग रहा था ना। और एक्चुअली हुआ क्या था कि वहाँ पे भी जब हम पुराने घर में भी थे तो पता है कि हमने किचन जो है वो सेल आउट कर दिया था, तो चीज़ें जो है वो इस तरह इधर उधर पड़ी हुई थी, और उन दिनों में इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो वहाँ पे भी मैंने इसके ऊपर वो छोटा स्टोव रखा हुआ था, तो क्लीन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने भी ये सोचा कि एक दफ़ा जितना इसका गंदा होना है ना हो ले, तो अगले घर जाके ना तो मैं इसको अच्छे तरीके से प्रॉपरली क्लीन करूँगी। और जो इसको क्लीन करने का सबसे इजी मेथड है ना, आपको पता है, वरना तो जब हम डायरेक्ट मिक्रोवेव साफ़ करने लगते हैं तो उसको कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है ना वो ये है कि आप एक पानी लें एक बर्तन में, और आप उस बर्तन में चाहे तो फ्रेश लेमन जूस जो है वो डाल दें छिलके समेत, या फिर आप ऐसा करें कि उसके अंदर सिरका डाल दें, 2 हिस्से पानी के और तीसरा हिस्सा सिरके का या फिर लेमन जूस का। तो ये आप इसके अंदर डाल के तो 5 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव जो है इसको ऑन छोड़ दें। तो जब आप इसको बाहर निकालेंगे ना तो आप स्पंज की मदद से जब इसको क्लीन करेंगे तो ये इतना आसानी से क्लीन हो जाएगा, प्लस जो जर्म्स सारे होते हैं या फिर जो चिकनाहट होती है वो सारी बड़ी आसानी से साफ़ हो जाती है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको क्लीन करने का, बजाय ये कि हम ड्राई जो है वो रगड़ रहे होते हैं। तो मैंने काफ़ी अर्सा पहले ये वाली टिप जो है ये कहीं से मैंने आई थिंक पढ़ी थी, और मैंने ये खुद फील भी किया था कि जैसे ही हम कोई चीज़ गर्म करते हैं उसके बाद अगर हम छींटे वगैरह सालन के इधर उधर गिर जाते हैं तो हम उसको क्लीन करते हैं तो वो फ़ौरन से क्लीन हो जाते हैं, बनिस्बत इसके कि जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है। और इसके अलावा अगर आपने स्टोव जो है वो क्लीन करना, चाहे वो इलेक्ट्रिक है, इंडक्शन है, इंडक्शन तो खैर जलता ही नहीं, उसके ऊपर तो कोई भी चीज़ गिर जाए उसकी, ये तो सबसे बहुत बड़ी सहूलत है कि वो जलता नहीं है, वो गंदा नहीं होता। बस आप नॉर्मली उसको क्लीन करते हैं तो वो फ़ौरन से क्लीन हो जाता है, ना उसके ऊपर जले की स्मेल आती है। तो काफ़ी सहूलतें हैं उसकी भी खैर। और बस वही कि आप दिल पे पत्थर रख के, दिल पे पत्थर तो नहीं है दिल पे हाथ रख के आप उसके बर्तन जो हैं वो परचेज़ करने हैं। तो देखें फिर आगे चल के आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगी कि क्या हमने लिया। तो देखिए बात कहाँ से चल रही थी और कहाँ तक पहुँच गई। बिल्कुल सेम ऐसे ही आयरन जो है वो अक्सर आए दिन कपड़ों के उसके नीचे धब्बे लग जाते हैं, या ब्लैक कलर जो थोड़ी अरसे के कपड़े मुसलसल प्रेस करने के बाद वो नीचे से ब्लैक हो जाता है। तो उसका भी बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको हल्का सा नीम गर्म करें और एक कपड़ा लेके, बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा लेके, तो आप उसको रगड़ें, नीचे से साफ़ करें, तो इतनी आसानी से साफ़ हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। तो जी माइक्रोवेव जो है वो हो चुका था क्लीन, और आज हमें क्या करना था, हमें लगाने थे पर्दे। ये इनके हैंग करने के लिए इनके जो उनकी जो प्लेट्स थी वो मेरे हस्बैंड ले आए थे, और वो लगा रहे थे ऊपर इसकी प्लेट्स, इसके अंदर हम पर्दे जो हैं वो डालने वाले थे। तो मुझे ये था कि पर्दे जो हैं वो लगाने से पहले एक दफ़ा जो खिड़कियाँ हैं इनको मैं प्रॉपरली क्लीन कर दूँ, ताकि मुझे बाद में ना करना पड़े, और कुछ अर्सा जो है वो आसानी से गुजर जाएगा, और पर्दे भी नहीं लगे तो एक दफ़ा से सारा जो है ना वो क्लीन हो जाए। तो यहीं पे बस मैं खिड़कियाँ जो है वो क्लीन कर रही थी। और एक ये सहूलत हो गई थी कि जो पर्दे थे ना वो पहले घर से भी थे, काफ़ी ज़्यादा पर्दे थे, और इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पर्दे जो हैं वो भी पड़े हुए थे। तो पर्दे जो हैं वो हमें स्पेशली न्यू नहीं लेने पड़े। और फिर हमने ये भी किया कि जो हमने ऊपर पर्दे हैंग करने के लिए जो हमने प्लेट्स लगाई थी तो वो भी हमने देख लिया था कि पहले घर में किस तरह की थी, ताकि वही सेम वाले पर्दे जो है ना वो उनकी जो चुटकियाँ हमने थोड़े थोड़े सी वो जो रोलर पिनें होती हैं वो डाली होती हैं, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट भी होती हैं। तमाम वो उनकी प्लेट्स में वो वाली फ़िट नहीं आती, तो हमने कोशिश की थी कि वही मिल जाए, तो एटलीस्ट ये जो काम है ना एक्स्ट्रा ये ना बढ़ जाए। कहने को तो बहुत इजी लग रहा था कि
पर्दे लगाने हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही शुरू किया था तो एहसास हुआ कि ये भी काम इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो आपने जो विंडोज़ जो है इन्हें क्लीन करना है ना, और सबसे पहले खैर विंडोज़ नहीं, सबसे पहले तो वो मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने ऊपर वो प्लेट्स जो हैं वो लगाई थी छत में, उनके जो सुराख हैं वो ऑलरेडी मौजूद थे। तो उसके बाद फिर धूल मिट्टी जो कुछ भी उड़ा तो वो मैंने कहा कि इसके बाद ही मैं फिर जो खिड़कियाँ ना इनको प्रॉपर्ली क्लीन करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये वाली इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ थी, ये वाली विंडोज़ जो हैं ये अंदर वाली साइड से तो प्रॉपर क्लीन हो चुकी हैं, तो अब मुझे इस तरह इनको बाहर से ही क्लीन करना है। तो खैर टाइम लग जाता है खिड़कियाँ क्लीन करते हुए भी, खिड़कियाँ क्लीन करना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, हिम्मत करके आपको लगना पड़ता है। तो जी जैसे भी फिर हिम्मत की थी, तमाम कमरों के जो पर्दे हैं वो भी लग गए थे, खिड़कियां जो हैं वो भी क्लीन हो गई थी। सिर्फ एक बच्चों का बेडरूम जो है, बेडरूम तो नहीं खैर उन्होंने वो स्पील रूम रखा हुआ है, तो उसका पर्दा जो है वो भी रह गया था और उसकी खिड़की जो है वो भी नहीं क्लीन हुई थी। तो उसके अंदर खैर अभी काफ़ी सामान भी पड़ा हुआ है, तो सोचा कि बाद में आराम से उसको कर लेंगे। तो यहाँ पे अब चल रही है अफ्तारी की तैयारी। आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे बेटे की रोज़ा कुशाई है। अबराश ने आज पहला रोज़ा रखा था और यहीं पे मैं समोसे बना रही हूँ। कोशिश की थी कि अबराज की पसंद के मुताबिक ही अफ्तारी बनाए, और ये वाला जो समोसा है ना ये अबराज ने खुद बनाया था। वो कब से कह रहा था कि मैंने खुद अपनी समोसे जो मैंने आपकी हेल्प करनी है, तो ये फिर उसने खुद अपने लिए रोल किया था, और यहाँ पर उसका जो समोसा है ना वो खुद ही अब फ्राई कर रहा है। मैंने समोसे बनाए थे चिकन वाले, और कुछ लोगों को पसंद आते हैं इस तरह के समोसे, कीमे भरे समोसे या फिर चिकन की स्टफिंग जब आप बना के डालते हैं मज़े के होते हैं। अगर आपको पसंद आ जाए तो इनकी खैर मेहनत दूसरों की निस्बत ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, आपने चिकन जो है उसको प्रिपेयर करना होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को जो नहीं पसंद आए थे, उन्हें बस सिंपल जो आलू की स्टफिंग वाले होते हैं ना समोसे, बस उन्हें वही पसंद है। तो ये देखिए अफ्तारी का टाइम जो है यहाँ पे बहुत नज़दीक आ चुका है। रूह अफ़ज़ा मैंने बनाया था, और अब खैर मौसम जो इतना शदीद तो आप नहीं कह सकते कि गर्म है, 17-18 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है मुश्किल से, लेकिन फिर भी जब पानी पीते हैं ना, कोई ड्रिंक बना जाए तो उसकी आपको तलब होती है कि वो थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। ज़्यादा अगर बर्फ़ उसमें ना भी हो ना तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जो इस तरह के ड्रिंक्स होते हैं ना वो ज़रा ठंडे ही मज़े के भी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने अबराश के लिए बनाया था नींबू पानी, क्योंकि उसे नींबू पानी पसंद है। और जब हम कह रहे थे ना कि अबराश ने रोज़ा रखना है, पहले रोज़े से ही वो भी कह रहा था। जो लास्ट रमज़ान गुजरा था ना, तो उसमें हमने अबराश को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि लास्ट रमज़ान में क्या करते थे कि सुबह जब नाश्ता करता था या सुबह सुबह, तब इसका रोज़ा होता था, और फिर 1-2 बजे तक मतलब कि लंच तक इसका जो रोज़ा है ना वो होता था। तो उससे फिर उसको भी आइडिया हो गया कि रोज़ा चीज़ क्या होता है, और ये कि हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था। तो इस साल जो है वो ख़ुद भी रेडी था कि मैंने रोज़े रखने, पहले रोज़े से ही वो कह रहा था कि मेरा रोज़ा कब है, मैंने कब रखना है। और अम्मी मेरे कह रहे थे कि आप लोगों के पास रोज़ा लंबा होता है तो आप अभी उसको नहीं रखवाएं। तो अबू मेरे कह रहे थे, भाई भी मेरे कह रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, उसको रखने दें। अब माशाल्लाह से 8 साल का हो गया है, तो देख लें कैसा रोज़ा जो है वो गुज़रता है। लेकिन बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा था, बहुत सब्र से गुजारा था, हमें यकीन ही नहीं आ रहा था। अभी आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि अबराज ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया था। एक दफ़ा इसने पूछा कि अफ्तारी कब होनी है, मुझे भूख लग गई है। और 1-2 दफ़ा भूला भी था, भूल के कोई चीज़ खाने भी लगा था कि फिर मैंने याद करवाया कि आपका तो रोज़ा, फिर उसको याद आ गया। यहाँ पे माशाल्लाह से उसके बाबा जो है वो उसको रोज़ा अफ्तार करवाने की दुआ पढ़ा रहे थे, और यहाँ पे उसने रोज़ा अफ्तार किया था, और उसने अपनी वाच पे बाकायदा अलार्म जो है वो सेट करके रखा हुआ था कि ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ अफ्तारी करने में। अपना तो मुझे याद ही नहीं कि किस एज में रोज़ा हमने रखना स्टार्ट किया था, बल्कि जब हम छोटे थे ना तो तब सर्दियों के रोज़े थे, और रोज़े इतने लंबे नहीं होते थे। आपको पता है कि सर्दियों के दिन कितने छोटे होते हैं, तो रोज़ा बड़ी आसानी से गुजर जाता था। तो मुझे याद है कि हमने बड़ी जल्दी से रोज़े रखने स्टार्ट कर दिए थे, और होता क्या था कि नॉर्मल दिनों में स्कूल जाना तो रोज़ा रख के जाना, तो वीकेंड पे हम रोज़ा नहीं रखते थे कि घर में हैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ें खाना होती हैं तो मुश्किल है घर में रोज़ा रखना। तो फिर मैं सोच रही थी कि अम्मी से मैंने पूछना है कि किस एज में मैंने पहला रोज़ा रखा था। हस्बैंड से मैंने पूछा कि आपने पहला रोज़ा जो है वो आपने किस एज में रखा था, क्योंकि आपको बातें याद रह जाती हैं। तो वो कह रहे थे इतना तो मुझे भी नहीं याद कि किस एज में रखा था, बस ये था कि बहुत छोटे थे रोज़े स्टार्ट कर दिए थे, बड़ों को देखते थे तो रोज़ा रख लेना, तो जैसे ही भूख प्यास लगनी दरमियान में खोल भी लेना।
और यही सिलसिला चलते चलते पता नहीं कब रोज़े जो है वो पक्के स्टार्ट हो गए या फिर समझदार हो गए। तो जी अब आपने बताना है कि जब आपने पहला रोज़ा रखा था ना, तो आपकी क्या एज थी? अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।